हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एक्रूअल दैट इज रिटेन्ड अर्निंग के बारे में, क्योंकि हम सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो ये कैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, कंपनी जो है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो अपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती है, कुछ प्रॉफिट जो है वो रिटेन करके रखती है, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंटरनल एक्रूअल और रिटेन्ड अर्निंग, राइट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो यहाँ पे बचता है उसको जब वो कंपनी रिटेन करती है तो उसको रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे बोला जाता है, इंटरनल अक्रूवल बोला जाता है। फिर हम बात करेंगे इंटरनल अक्रूवल को यहाँ पे शो करा जाता है जनरल रिजर्व के अंडर, बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट में हम जनरल रिजर्व लिखते हैं उसके अंडर यहाँ पे इंटरनल अक्रूवल को शो करा जाता है, रिटेन्ड अर्निंग को शो करा जाता है। सोर्स बात करेंगे अब हम यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग के सोर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो भी हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है टैक्स पे करने के बाद, देखो सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं। इंटरेस्ट पे करने के बाद जो डेट वगैरह ले रखा है उन पे इंटरेस्ट पे करने के बाद, टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे लिए एक सोर्स है इंटरनल एक्रूअल का। फिर हम बात करेंगे नॉन कैश प्रॉफिट्स की, जैसे कि प्रोविजन क्रिएट करते हैं, रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, तो ये भी हमारे पास एक सोर्स है इंटरनल एक्रूअल का, रिटेन्ड अर्निंग का, क्योंकि हम पैसा क्या है रिटेन करके रख रहे हैं। जैसे कि टैक्स प्रोविजन बनाया है, रिजर्व बनाया है, ठीक, किसी भी चीज के लिए, तो उस रिजर्व में पैसा डाल के रख रहे हैं, राइट। देन हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज। अब देखो डेप्रिसिएशन चार्ज यहाँ पे क्या रहता है कि इससे कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, बट लेकिन ये हमारी हेल्प किस चीज में करता है। देखो, जब भी हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना ना, पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है, ताकि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करी जाती है। जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है उसमें डेप्रिसिएशन फिर से ऐड कर दी जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐड टू कैश फ्लो बट नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द रिजर्व। रिजर्व में से डिडक्ट नहीं करा जाता है बट कैश फ्लो में ऐड करा जाता है इसको। दैट्स वाई हम इसको बोल सकते हैं ये भी एक सोर्स है, डेप्रिसिएशन चार्ज भी एक सोर्स है इंटरनल एक्रूअल का। देन हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। अब इंटरनल एक्रूअल को यूज करने के एडवांटेजेस क्या है। पहले तो कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें पैसा कैसे, जैसे कि अगर हमें लोन लेना है तो लेंडर की बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं, तो वो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहेगी हमें कितना लोन यूज करना है, कितनी अमाउंट यूज करनी है, ये सब। बट एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व, कुछ रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हम सारा का सारा पैसा यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ पैसा ही यूज कर सकते हैं। तो जैसे स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया, सीआरआर हो गया, ठीक है। तो देन हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एडवांटेज की, कि इस पैसे को हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही नीड्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे कि नो कॉस्ट, जैसे कि यहाँ पे अगर हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, या फिर डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, डेट ले रहे हैं, तो उनके लिए कॉस्ट रहती है। डेट और डिवेंचर के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फिक्स, पर डिविडेंड सॉरी जो प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, उनके लिए डिविडेंड देना पड़ता है। बट इसमें इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता, तो कोई कॉस्ट यहाँ पे नहीं रहेगी इसको रेस करने के लिए, और ये इमीडिएटली अवेलेबल होता है क्योंकि हमारा ही पैसा हमारे ही पास पड़ा हुआ है, तो इमीडिएट अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि लोन को डिसबर्स करने में टाइम लग जाता है, तो वो चीज इसमें नहीं होती है। एज लिक्विड एज अ फॉर्म इन द दे आर हेल्ड, जैसे कि कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास पड़ी है, इतने ही लिक्विड फॉर्म में ये हमारे पास अवेलेबल होता है। फिर हम बात करेंगे कि इससे डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप भी नहीं होती है, जैसे इक्विटी में होती है। इक्विटी में जो है जितने शेयर होल्डर्स जुड़ते जाएंगे उतना ही ओनरशिप डिल्यूट हो जाती है, क्योंकि वोटिंग राइट जो है वो सबके पास आ जाते हैं, जितने उन्होंने शेयर लिए होते हैं उतने वोटिंग राइट उनके पास आ जाते हैं, जिससे ओनरशिप डिल्यूट हो जाती है। बट इस केस में ऐसा नहीं होता। और फंड रेज करते टाइम भी यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस नहीं होते हैं कंपेयर टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, जैसे कि हमने लोन लेना है, राइट, उन सब चीज़ों के केस में जैसे फंड रेज करने के लिए एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है, इजीली अवेलेबल पैसा पड़ा हुआ है, तो हम केयरलेस हो सकते हैं, इनएफिशिएंट एप्लीकेशन कर सकते हैं उस पैसे की। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट्स अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड। तो ये क्या, जो हमने क्या बात करी, सोर्स क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट मीन्स हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा है, वही प्रॉफिट हमने एज ए रिटेन अर्निंग रख लिया है, विच मीन्स यहाँ पे क्या है, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं करी गई है एज ए डिविडेंड। इससे क्या होगा, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होगा, स्पेशली जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, जो जो मेन जिनकी उम्मीद रहती है डिविडेंड के ऊपर ही, राइट। फिर हम बात करेंगे डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो वीक हो जा रहा है, क्योंकि हम डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमारी इमेज जो है, कंपनी की इमेज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी जो है वो कम हो जाएगा हमारी कंपनी में, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, राइट।
तो इससे क्या होगा, अगर हम अपना पैसा यूज करते रहेंगे तो सेफ्टी बफर जो है यहाँ पे बैलेंस शीट में वो कम होता जाएगा, राइट। और हम बात करेंगे यहाँ पे कि मैनेजमेंट कई बार क्या करती है कि इस पैसे को कई ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट में लगा देती है जिससे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 इयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा बैंकर्स ने हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ की हेल्प से जेआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम को क्रैक करा है। हमारी जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बट अगर आप अपडेटेड वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए आपको NSSchoolofbanking.com पे आना पड़ेगा। इसमें जो भी कोर्स आपको चाहिए, जेआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशन, आप कोर्सेज सेक्शन में आके उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि आपके एग्जाम को क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सोर्स ऑफ इंटरनल एक्रूअल फॉर अ कंपनी। ठीक है, कौन सा वैलिड सोर्स है इंटरनल एक्रूअल का कंपनी के लिए? पहला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, थर्ड है शेयर्ड प्रीमियम कलेक्टेड ऑन फ्रेश इक्विटी इशुएंस, एंड डी इज नॉन कैश प्रोविजन सच एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यस, ऑप्शन ए बी डी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट था। शेयर प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम फ्रेश इक्विटी इशुएंस जो है वो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट नहीं होता है। वो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में ही उसको डाला जाता है, शेयर प्रीमियम में ही उसको रखा जाता है। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस arises ड्यू टू एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन द इंटरनल एक्रूअल। अगर हम रिटेन अर्निंग पे ज्यादा डिपेंडेंस रखते हैं तो क्या डिसएडवांटेजेस होंगी? पहला बोला जा रहा है, वीक डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड हो जाएगा कंपनी का, जो कंपनी के सेंटिमेंट्स को, कंपनी की इमेज को इंपैक्ट करेगा। दूसरा, डिल्यूजन ऑफ ओनरशिप होगी, या फिर रिस्क ऑफ मैनेजमेंट लॉकिंग फंड इन प्रोजेक्ट विदाउट एक्सटर्नल सिक्योरिटी, या फिर रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू लोअर रिटेन्ड अर्निंग। तो यस, ऑप्शन ए सी डी यहाँ पे करेक्ट है, बी यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो इससे डिल्यूजन ऑफ ओनरशिप नहीं होता है, चाहे हम जितना भी इसको यूज कर ले तो ओनरशिप डिल्यूट नहीं होती है। बाकी के ऑप्शन सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें बोला जा रहा है, डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंटरनल एक्रूअल प्राइमरली बिकॉज, कि डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रीब्यूटर क्यों है इंटरनल एक्रूअल में? पहला, इट क्रिएट एन एक्चुअल फंड सेपरेटली earn marked as depreciation reserve, या फिर it reduce taxable profit without reducing cash flow, and third one is it increases the book value of asset, and fourth one it increase retained earning directly। तो yes, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जैसे हमने बात करी कि प्रॉफिट में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करी जाती है, फिर जो भी प्रॉफिट बचता है आफ्टर डेप्रिसिएशन उसमें से टैक्स माइनस करा जाता है, टैक्स माइनस करा जाता है, फिर जो प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें डेप्रिसिएशन दोबारा से ऐड कर दी जाती है, राइट। तो यही इट रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट, ये टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए होता है, बट विदाउट रिड्यूसिंग कैश फ्लो। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है, कंपनी विद कंसिस्टेंटली high internal accrual but low dividend payout may face which specific risk from public investor। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका ऑप्शन? पहला, इन्वेस्टर में एक्यूज द कंपनी ऑफ पुअर एसेट क्वालिटी के लिए, या फिर इन्वेस्टर में व्यू इट एज ए होर्डिंग प्रॉफिट, लोइंग मार्केटिंग कॉन्फिडेंस, या फिर यहाँ पे इन्वेस्टर में फियर इमीडिएट ओनरशिप डिल्यूशन, या फिर इन्वेस्टर में बिलीव एक्सटर्नल डेट कैपेसिटी हैज रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है कि इन्वेस्टर को लगेगा कि पैसा होल्ड करा जा रहा है, लोअर करा जा रहा है मार्केटिंग कॉन्फिडेंस को, राइट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें बोला जा रहा है, इंटरनल एक्रूअल एनहांस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बिकॉज दे डू नॉट कैरी एनी एक्सटर्नल covenant। रीजन दिया जा रहा है, इंटरनल एक्रूअल अपेयर अंडर जनरल रिजर्व एंड कैन बी फ्रीली डिप्लॉयड विदाउट एनी फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो ऑप्शन है पहले, बोथ ए एंड आर करेक्ट है, बट आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर डजेंट एक्सप्लेन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देखो यस कि इसमें डू नॉट कैरी एनी एक्सटर्नल कोवेंट नहीं होता है, एंड आर फॉल्स क्यों है? ये तो करेक्ट है कि इसको जनरल रिजर्व के अंडर लिखा जाता है, बट ये फ्रीली डिप्लॉयड। बट हमने बात करी थी ना कि जैसे कि स्टैट्यूटरी रिजर्व है, सीआरआर है, इनको हम फ्रीली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। पर हाँ, बाकी रिजर्व्स को हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जाता है विदाउट एनी फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, सीआरआर है, इनमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यूज करने के लिए, राइट। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। So that's all. Thank you very much.